Hello viewers, welcome to my channel J's English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will take up only relative pronoun. Relative pronoun definition, its forms, its uses, defining and non-defining clauses under relative pronoun, antecedent and its agreement, how we agree with the antecedents. So अब हम चलते हैं। पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिलेटिव वर्ड रिलेट से बना हुआ रिलेटिव, ये रिलेट वर्ब है। देखिए जो रिलेट वर्ड है रिलेट, रिलेट ये वर्ब है। इसका तात्पर्य है जुड़ना या जोड़ना, तो अब रिलेटिव जो वर्ड है, रिलेटिव ये वर्ड जो है एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव चूंकि ये प्रोनाउन वर्ड है नाउन, ये प्रोनाउन वर्ड जो है वो नाउन है, तो इसलिए इसके पहले रिलेटिव एडजेक्टिव आया है। ऐसा प्रोनाउन जो जोड़ता है, ऐसा प्रोनाउन जो जोड़ने का काम या जुड़ने का काम करे, जोड़ने का काम या जुड़ने का काम करे, तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का हमने पहले ही बताया, आपको पहले बताया कि प्रोनाउन क्या है। जैसे अब आपने देखा प्रोनाउन का हमने पहले बताया आपको, प्रो प्लस नाउन यानी फॉर और नेम, ये वर्ड हमने यहां लिया फॉर नेम। तो रिलेटिव का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा शब्द जो किसी नेम के लिए आया हो और उन दोनों नेम्स को रिलेट कर देता हो, जोड़ देता हो। जैसे देखिए हम यहां लाइन लिखते हैं कि दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, द बॉय studies in my school। अब मान लीजिए ये दो सेंटेंसेस हैं, इसमें हमको क्या करना है, रिलेट कर देना है। ध्यान दें, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, दोनों बॉय हैं, दोनों नाउन हैं, कॉमन नाउन है, इनको हमको रिलेट कर देना है दोनों। और ये दोनों सेंटेंसेस में आए हैं, ये सब्जेक्ट है और ये तो दिस जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन रियल सब्जेक्ट तो यही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को रिलेट कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे हम कंजक्शन, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन को कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। मतलब यहाँ लिख देते हैं कंजक्टिव प्रोनाउन, ठीक, इसको कंजक्टिव प्रोनाउन यानी कंजंक्शन का काम जैसे होता है, इसीलिए इसको कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। दिस इज ए बॉय, द बॉय स्टडीज इन माई स्कूल। आपने देखा ये पर्सन है, दोनों बॉय जो है पर्सन है। अब हम लिखेंगे दिस इज द बॉय हु स्टडीज in my school। This is the boy who studies in my school। आपने देखा कि जैसे यहाँ पर हमने ये जो है इसको रिलेट कर दिया, ड्रॉप डाउन करके इसकी जगह पर हमने जैसे यहाँ फुल स्टॉप था वो इलिप्ट कर दिया गया, गायब कर दिया गया। और जैसे इसमें से हमने क्या ड्रॉप डाउन किया है,
फुल स्टॉप ड्रॉप डाउन किया और इसका एक जो सब्जेक्ट था, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट था उसको हमने ड्रॉप डाउन कर दिया। फुल स्टॉप और सब्जेक्ट, उस स्थान पर हमने हु का प्रयोग कर लिया। क्यों हु प्रयोग किया है? क्योंकि ये पर्सन है। ध्यान दें, इसको जब हम अभी इसके फॉर्म को हम चर्चा करेंगे, दूसरा पॉइंट फॉर्म है, तो फॉर्म पर चर्चा करेंगे। दिस इज ए बॉय, द बॉय स्टडीज इन माई स्कूल। दिस इज द बॉय हु स्टडीज इन माई स्कूल। दिस इज द, जैसे यहां पर लिख लें, दिस इज द वॉल जैक बिल्ट दिस वॉल। दिस इज द वॉल दैट जैक बिल्ट। ठीक, अब हम इस तरह से देख सकते हैं कि प्रोनाउन जो है का मतलब होता है फॉर ए नाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन हुआ प्रोनाउन है जो स्पेशली ये जो है दोनों को रिलेट करता हो, दो नाउन्स को रिलेट करता हो। अब ध्यान दें, ये जो हमको ये समझना होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा वर्ड है यहां पर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और चूंकि किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, तो बॉय जो है यहां पर क्या है, एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट है, बॉय जो है वो एंटीसीडेंट है। ये बॉय वर्ड जो है, चूंकि ये नाउन जो है, एंटी का देखिए आप, एंटी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एंट, एएम पीएम, एंट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, तो ये जो है एंट शब्द उसी से लिया गया है। और एंटसीडेंट है, एंट पूर्व, एंट का मतलब होता है पूर्व, और सीडेंट दैट गोज, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, इसके पहले जो आ जाता है नाउन, वही नाउन क्या है, एंटीसीडेंट है। तो हम समझते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। देखिए यहां पर हमने ये एक वाक्य लिखा, दिस इज द बॉय हु स्टडीज इन माई स्कूल। यहां पर हमने पूरी तरह से ये क्लियर करने की कोशिश किया है, जहाँ तक मेरी क्षमता थी मैंने यहाँ पर प्रयास किया है कि आपको स्पष्ट कर दूँ। ये हु वर्ड जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, बॉय के लिए आया, इसीलिए एंटीसीडेंट इसका बॉय है। तो ये हमको समझ में आ जाना चाहिए, आप क्लियर हो जाना चाहिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट क्या है। जैसे अभी हमने देखा कि एंटीसीडेंट, इसमें केवल हमने एंटीसीडेंट पर चर्चा किया है। देखिए हमने जो लिखा है डेफिनेशन, डेफिनेशन यहाँ हो गया, उसका अनदर नेम क्या है। अब हम एंटीसीडेंट पर हम चर्चा कर लिए, और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ हमने एक वाक्य में ले करके इसको आपको समझाने की कोशिश कर लिया। तो ये आपने देखा कि अब हम चलते हैं फॉर्म्स पर। फॉर्म्स को हम फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डिलीट करना चाहेंगे क्योंकि स्पेस मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर आपने देखा फ्लो चार्ट एक हमने बनाया है। ये फ्लो चार्ट है, जैसे सब्जेक्टिव 3 केस इसमें है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। इसका ये जो फॉर्म है रिलेटिव प्रोनाउन के, वो हैं हु, हुम, हुज, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जैसे जो हम यूज करेंगे, जो वर्ड फॉर नाउन यूज करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब वो हु अगर सब्जेक्ट के रूप में करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर करना, तो सब्जेक्टिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में हुम, और पॉजेसिव केस में क्या करेंगे, पॉजेसिव केस में क्या करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। और दैट, देखिए दैट का कोई दूसरा फॉर्म नहीं है तीनों में, विच का कोई दूसरा फॉर्म तीनों में नहीं है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव तीनों केस में वही रहेगा। अच्छा, एक बात है, ये तो हो गया। अब यूसेज, अब जैसे हम
ये फॉर्म हो गया कि सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है और इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें कि जैसे यूसेज में आप समझ लें कि जैसे हमने देखा यहां पर हु, दैट और विच, बड़े साफ साफ शब्दों में बता दें, वेरी क्लियरली। देखिए यहां पर स्पष्ट ही मैं लिख दे रहा हूं, यूज्ड ऑफ पर्सन्स, ठीक, यूज्ड ऑफ बोथ persons and things, used of things only। तो इसका यूसेज भी हमने देख लिया कि किसके लिए आएगा। अगर हु, whom, whose ये केवल पर्सन्स के लिए ही आएंगे, और दूसरा है ये जो है दोनों के लिए आएगा दैट। तो दैट पर हमको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम दैट का यूसेज करते हैं, कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, चूंकि ये दोनों का के लिए आएगा। और अच्छा ये जो है ये केवल थिंग्स के लिए आएगा, विच जो है वो थिंग्स के लिए आएगा। जैसे दिस इज द रोड विच लीड्स टू द स्टेशन, दिस इज द रोड विच लीड्स टू द स्टेशन। अब एक वाक्य हो गया, हमने यहां पर देख लिया। अब किसके साथ जो है विशेष रूप से दैट का हम प्रयोग करेंगे वो थोड़ा सा हम यहां देखना चाहेंगे। ऑल, सेम, मोर, नथिंग, नन और ओनली के साथ दैट का प्रयोग करेंगे। विशेष रूप से ध्यान दें, ये और तो हमने बता दिया कि दोनों के साथ पर्सन्स और थिंग्स के साथ दोनों कर सकते हैं। दिस इज द बार, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। तो क्लियर हो गया, यहाँ दैट हमने लगाया है, ठीक है ना। दिस इज द हाउस दैट, अब दिस इज द मैन दैट हैज लॉस्ट हिज पेन। अब दैट हैज लॉस्ट हिज पेन हमने यहाँ पर मैन के लिए भी यूज किया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि दैट का प्रयोग पर्सन्स और थिंग्स के लिए दोनों होता है, विच का प्रयोग केवल थिंग्स के लिए होता है। लेकिन ये कुछ समरली हम बता रहे हैं एकदम बिल्कुल सरफेस लेवल पर कि क्लियर कट समझ लीजिए, ये बड़ी क्लियर कट बात है। और तो बहुत सारे जो ग्रामेरियंस हैं वो बताते हैं, तमाम बातें वो अपनी रखते हैं, तमाम तरह की चीज़ों को समझाते हैं। और उसके साथ साथ देखिए हम किसके साथ दैट का प्रयोग और करेंगे यहाँ पर, अगर वो वाक्य में आए हैं, डू द सेम दैट, देखिए डू, ही इज द सेम दैट केम यस्टरडे, ही इज द सेम दैट केम यस्टरडे। दैट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोर, अब मोर के साथ, नथिंग के साथ, नन के साथ, ओनली के साथ, इन सबों के साथ जब भी हमको दैट। अच्छा एक बात और है कि जो डिफाइनिंग क्लासेस स्पेशली हैं, अब हमने यहाँ पर डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग बताया है। डिफाइनिंग क्लासेस जब बनेंगे, जैसे देखो अब जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस ये था, एक सेंटेंस ये था, अब दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ दिया तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसमें दो क्लाज हैं, एक ये क्लाज है और ये इतना बड़ा ये क्लाज है, हु से लेकर के, ठीक। अब ये जो है, ये जो दो क्लासेस बने हुए हैं उसमें जैसे ये कह रहा है कि डिफाइनिंग क्लासेस और नॉन डिफाइनिंग क्या क्लासेस हैं। जैसे ये जो है वो नॉन डिफाइनिंग क्लास है, ये सॉरी ये डिफाइनिंग क्लास है क्योंकि इसमें कामा नहीं लगाया गया है।
लेकिन अगर ये इसी में हम कामा लगा देते और उसके आगे भी, जैसे एक बात ध्यान में रखें, द डॉक्टर हु, या यहां पर दैट कर लें, स्पेशली दैट ट्रीटेड माई ब्रदर इज हियर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, दैट ट्रीटेड बाय ब्रदर, यहां तक ये आपने देखा कि नॉन डिफाइनिंग है। देखिए, नॉन डिफाइनिंग इसलिए कहना पड़ता है, नॉन डिफाइनिंग इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। स्पेशली नॉन डिफाइनिंग इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ ये रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट कर देता है ना। यहाँ पर क्लियर स्पष्ट करना, जैसे यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये नॉन डिफाइनिंग इसीलिए है क्योंकि ये सेपरेटेड है। देखो, यहाँ से यहाँ तक नॉन डिफाइनिंग, ये डिफाइनिंग है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। स्पेशली देखिए, दिस इज द बॉय हु, दिस इज द बॉय हु लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पर लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है ना, दूसरी तरह से सेंटेंस को एक्सप्रेस किया गया है। तो ये क्लियर हो गया कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में कामा सेपरेट, देखिए ये जो नॉन डिफाइनिंग है कामा से सेपरेटेड होता है। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट कर दूं, ये जो है कामा से जो है वो सेपरेटेड होता है नॉन डिफाइनिंग, और डिफाइनिंग वाले में कामा से सेपरेटेड नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया कि डिफाइनिंग क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्या है। अब हम चलते हैं जैसे कि एंटीसीडेंट और इट्स एग्रीमेंट क्या है। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने, जैसे अगर हम यही कह देते डॉक्टर, तो इज हियर, लेकिन जैसे हम कह दें ऑल द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द ड्रामा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटीसीडेंट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये एंटीसीडेंट है। ठीक, अब ये एंटीसीडेंट चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब को प्लूरल, अगर ऑल द, जैसे मान लीजिए एवरी स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट्स, मान लो हम ऑल ना करते हैं यहाँ पर, एवरी स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट्स। ध्यान दीजिए, जब यहाँ स्टूडेंट होगा तो यहाँ पार्टिसिपेट्स हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए हमने जो है प्लूरल ये था तो प्लूरल एग्री कराया है, वर्ब को एग्री कराया है। तो इट्स एग्रीमेंट, यही विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब जो है प्लूरल होगी। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अब अगर वो पास्ट में है तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू, अब हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, है ना। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, ऐसे गलत हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, वांट टू, ध्यान दीजिए, वांट टू पार्टिसिपेट, ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। हमने यहाँ स्पष्ट किया कि एंटीसीडेंट और इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब है उसका क्या एग्रीमेंट है, नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग कैसे क्लासेस हैं। अच्छा, और दैट का प्रयोग स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है, दैट का प्रयोग डिफाइनिंग क्लासेस में विशेष रूप से होता है, विशेष रूप से होता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने बताया कि डेफिनेशन क्या है,
इसका दूसरा क्या नाम है, फॉर्म्स क्या हैं, वहाँ पर हमने बताया फॉर्म्स। उसके बाद यूसेज क्या है, इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं इनके, ये हमने क्लियर किया। और इसके बाद डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का क्लियर किया। देखिए जैसे जो नॉन डिफाइनिंग है वो कामा से सेपरेट हो जाते हैं, बीच में रहते हैं, और जो है डिफाइनिंग है उनमें कामा नहीं लगता है, ठीक है, कामा कहीं नहीं आता है। और नॉन डिफाइनिंग में ये जो है कामा लग जाता है, ठीक। और एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट का रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट में क्या है, और ये सारी चीज़ें हमने आज क्लियर किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।